एसिडिक ऑक्साइड पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, आपको पता होगा एक शाहजहां मालूम है, ठीक है, जिन्होंने ताजमहल बनाया था, यस, या बनवा के लिया था। तो समझो ये ताजमहल है, ठीक है, ये ताजमहल है, याद रखना, दिस इज द ताजमहल। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, ताजमहल ये पूरा के पूरा व्हाइट मार्बल से बना है, ठीक है, ताजमहल इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है ऊपर आसमान तो होंगे ही, ठीक है। अभी उसी के बाजू में क्या था स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैं पीछे बना रहा हूं, उसी के बाजू में स्टूडेंट्स एक फैक्ट्री थी, ठीक है, उसी के बाजू में क्या थी स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में स्टूडेंट्स मेटल का काम चलता था, मेटल मालूम है, मेटल बनाने का काम चलता था। और उसी फैक्ट्री में चिमनी निकलती थी बाहर, चिमनी मतलब वो उड़ने वाली चिमनी नहीं, ठीक है, ये चिमनी नहीं, तुझी चिमनी उडाली पुर 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 माझा पोपट बेसटला, वैसा वाला नहीं। तो चिमनी मतलब जो बाहर से स्मोक बाहर जाता है, तो वो जो चिमनी थी ना, उसमें से मालूम है कौन सा गैस बाहर जाता था, उसमें से सल्फर गैस बाहर जाता। कौन सा गैस, याद रखना, उस फैक्ट्री में से बाहर सल्फर जाता था। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, हवा में ऑक्सीजन रहता था, अभी सल्फर है और ऑक्सीजन है। वैसे एक चीज ध्यान में रखना, सल्फर इज द नॉन मेटल, व्हेनेवर नॉन मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म एसिडिक कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, एसिडिक कॉम्बिनेशन बनेगा। सल्फर जैसे ही बाहर निकला, ऑक्सीजन ने वो पूरा की पूरा एक्वायर किया, कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन जो था वो SO2 हो गया अभी, क्योंकि सल्फर हवा में है, ऑक्सीजन हवा में तो रहता ही है, दोनों मिल गए। वो किसने गेन किया, क्लाउड्स ने गेन किया। जैसे ही क्लाउड्स ने गेन किया स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड, और बारिश का सीजन था, बारिश गिरा, तो वहां पे हुआ स्टूडेंट्स एसिड रेन, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन। सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, नया दिन नया चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 हम देखने वाले हैं आज, HSC केमिस्ट्री का वन शॉट। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके बोर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है। CET के लिए आपको जाहिर सी बात है टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा प्रेफरेंस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये भी चैप्टर देख लोगे तो कम से कम आपका इस चैप्टर का 75% से 80% CET का भी कवर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं जो कि आपके CET के माध्यम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वन शॉट वीडियो है तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही टॉपिक्स इस वन शॉट सीरीज में चूज किए जाते हैं, जो कि जिसका रेफरेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा होता है और CET में ज्यादा होता है। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, जो जो चीजें मैं बताऊंगा पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको भैया के टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो पूरा डिटेल में सेशन देखना है, हर एक चीज एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन की जाएगी, ईच एंड एवरी पॉइंट, जो जो पॉइंट बोर्ड के हिसाब से और CET के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सब चीजें। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली थ्योरी चैप्टर होता है। थ्योरी का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि इसमें बस मैं दादी अम्मा जैसा पढ़ाऊंगा और आपको बस वो चीजें सुननी है, आपको ग्रास्प करना है और याद रखना है अच्छे समय के लिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हमने कल ही पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो बच्चा अभी अभी नया आया है, मेरे को देख रहा है, तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री पहले 6 चैप्टर्स हमने इसी तरीके से कंप्लीट किए हैं। हर एक दिन एक एक चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये 7वां दिन है, 7वां चैप्टर हम ले रहे हैं दिवाली के बाद। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, द इंट्रोडक्शन पार्ट होगा 16, 17 और 18 ग्रुप का। इसको हम स्टूडेंट्स P ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि P ब्लॉक में ही ये पर्टिकुलर जो भी ग्रुप्स होते हैं 16, 17 और 18, जिनको हम कैल्कोजन, हैलोजन और इनर्ट गैसेस का ग्रुप कहते हैं, वो वाले। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम ये सभी के सभी 16वें ग्रुप में आएंगे। 16वें ग्रुप को स्टूडेंट्स हम कैल्कोजन्स कहेंगे, या फिर हम इनको ऑक्सीजन फैमिली बोल के भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ये सबसे ऊपर आता है। इसके वजह से हम एक तो इसको ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे या फिर हम इसको कैल्कोजन्स कहेंगे। ऑक्सीजन ये सबसे अबंडेंट एलिमेंट होता है। अबंडेंट का अर्थ ये होता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे धरती पे ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन फॉर्म्स 20.95% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कि हवा का जो भी वॉल्यूम होता है उसमें 20.95% मतलब लगभग 21% ही ऑक्सीजन होगा, और अबाउट 46.6% ये टोटल मास होगा अर्थ के क्रस्ट का। सल्फर भी होता है स्टूडेंट, जैसे हमने देखा कि सल्फर होगा सेकेंड एलिमेंट इस पर्टिकुलर ग्रुप का, 16th ग्रुप का। तो सल्फर 0.034% ये मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट का होगा,
जबकि ऑक्सीजन जो था वो लगभग 47% था। गिब्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना, CaSO4.2H2O, इप्सम सॉल्ट का MgSO4.7H2O, बायराइट का BaSO4, गैलिनी का या फिर गैलिना का PbS, जिंक ब्लेंड तो आपको पता होगा ZnS, ये लर्न करना है आपको। फिर उसके बाद हम कॉपर पायरेट्स पे आएंगे तो CuFeS2। दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। इसमें कुछ मतलब ऐसे कंसेप्ट नहीं है जो कि मैं आपको समझाऊंगा, लिख के बताऊंगा। दिस आर जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर ग्रुप्स। सेलेनियम और टेलुरियम जो होते हैं ये मेटल सेलेनाइड्स में प्राप्त किए जाते हैं, और टेलुराइड्स जो होते हैं वो सल्फाइड ओर्स में प्राप्त किए जाते हैं। पोलोनियम ये रेडियो एक्टिव है, इज अ डीके प्रोडक्ट। डीके मतलब कि वो जमीन के अंदर पूरा की पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। ऑफ थोरियम और यूरेनियम, थोरियम और यूरेनियम ये एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जब थोरियम और यूरेनियम ये डीके हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है वो पोलोनियम हमको मिलता है। 16वें ग्रुप के बारे में पूरा पसारा हो गया। अभी हम जाएंगे 17वें ग्रुप पे। 17वें ग्रुप में कौन कौन होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और पूरे के पूरे हमारे ये 17वें ग्रुप्स में मौजूद होंगे। इसको हम स्टूडेंट्स हैलोजन के नाम से कहेंगे। हैलोजन का ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा लेना देना है। माइथोलॉजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रीक से ये शब्द आया है, जिसमें हैलो का अर्थ होता है सॉल्ट और जीन का अर्थ होता है बॉन्ड। मतलब जो सॉल्ट में से बनते हैं, ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट में से प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसके अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होती है, और ये इसी वजह से फ्री स्टेट में हमको प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, वो फ्री स्टेट में प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी कम रिएक्टिव होते हैं वही फ्री स्टेट में प्राप्त होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया और गोल्ड हो गया। क्लोरीन ये मेनली ऑकर होता है इनसोल्युबल फ्लोराइड्स में। फ्लोस्पार का फॉर्मूला ध्यान में रखना, CaF2, क्रायोलाइट का Na3AlF6, फ्लोरा पेप्टाइड का 3Ca3PO4 2Ca2। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, वैसे आप जरूर एक बार उसको चेक कर लेना पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में। स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल। बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज इनके सॉइल में मौजूद होते हैं। फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं, प्लांट्स में मौजूद होते हैं, बोन्स में मौजूद होते हैं, और टीथ ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के जो दांत होते हैं इनमें भी ये मौजूद होते हैं। सी वाटर में भी क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स मौजूद होंगे, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, और लगभग NaCl ये 2.5% पूरा की पूरा सी वाटर में कंटेन होता है, सॉल्टी होता है इसके वजह से। कैरेनलाइट KCl.MgCl2.6H2O, these are the particular name of the particular compounds which are halogen derivatives, या फिर हैलोजन से मिलता है, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स नहीं लेकिन हैलोजन के ग्रुप्स में से मिलते हैं। फिर मराइन लाइफ, मराइन लाइफ का अर्थ होता है जो सी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बात चल रही है। मराइन लाइफ में भी आयोडीन का बहुत ज्यादा सिस्टम होता है, सिस्टम, आज सिस्टम पे सिस्टम, ठीक है, वैसा वाला। सीवीड, सीवीड मतलब पानी के अंदर जो घास फूस होते हैं जो कि कुछ काम के नहीं होते हैं सोसाइटी के लिए, वो वाले की बात चल रही है। तो लगभग उसमें 0.5% आयोडीन होता है। चिली सॉल्ट पेट्री में भी कंटेन होता है 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। एस्टेटाइन जो लास्ट मेंबर है हैलोजन फैमिली का, ये रेडियो एक्टिव है और इसकी हाफ लाइफ जो पीरियड है वो है 8.1 आवर्स। जिस प्रकार से हमने दोनों ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, इंट्रोडक्शन देखा, अभी हम तीसरे ग्रुप के बारे में जाएंगे इस चैप्टर के, विच इज ग्रुप 18। ग्रुप 18 में स्टूडेंट्स हेलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा जेनॉन वगैरह जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, एक्स से आता है। ऑल द नोबल गैसेस, वैसे हैलोजन का ध्यान में रखना, हैलोजन का जनरल फॉर्मूला X2 होता है, ठीक है, वो आपको पता होगा, X2 जनरल फॉर्मूला होता है। इसी के वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, हेनरी मॉसले और जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि हाइड्रोजन भी जब एटमॉस्फेयर में जाता था तो वो H2 फॉर्म में होता है, मतलब X2 फॉर्म में ही होता था, तो इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी होती थी। उसके बाद ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन ऑकर इन एटमॉस्फेयर, सभी के सभी आपको एटमॉस्फेयर में मौजूद मिलेंगे, बस रेडॉन छोड़ के। क्यों, वो आगे मैं बताऊंगा। हेलियम ये नेचुरल गैस में आता है, याद रखने का जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। हेलियम और नियॉन ये मिनरल्स में मिलते हैं ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, कौन से पिच ब्लेंड, मोनोजाइट और क्लीवाइट में ये मिलेंगे। जेनॉन और रेडॉन ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बहुत रेयरेस्ट एलिमेंट है। रेयरेस्ट का अर्थ ये होता है ये कभी मिलते ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मिलते नहीं है, होते हैं लेकिन मिलते नहीं है।
और रेडॉन ये डी के प्रोडक्ट है, रेडॉन 226 का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16वें ग्रुप की होगी, NS2 NP4 P4 क्यों? क्योंकि पीछे से देखो P में 6 ग्रुप्स होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बरोबर। तो अभी अगर मैं 16वें ग्रुप की बात करूं तो देखो कौन सा हो गया था, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अगर मेरे को NP4 आ रहा है तो 4 आ रहा है, मतलब पीछे के 2 चले गए, मतलब कौन सा बचा, 13, 14, 15, 16। तो इसकी वजह से 16वां ग्रुप आ गया। उसी प्रकार से 17वें ग्रुप का NP5 हो जाएगा और 16 और 18वें ग्रुप का NP6 हो जाएगा, विच इज द लास्ट ऑफ द P ब्लॉक। जो भी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 और 17 होते हैं रिस्पेक्टिवली हैव 2 and 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 16वें ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और हमारे 17वें ग्रुप के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस, और वो रिएक्शन करते हैं क्यों? क्योंकि उनको नोबल नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना होता है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब कि 2 एटम्स के बीच में से उनके न्यूक्लियस से लेके तो आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, और आयोनिक रेडियस मतलब आयोनिक कंपाउंड के बीच में से लेके उनके न्यूक्लियस से लेके तो आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। ध्यान से समझना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आयोनिक और एटॉमिक रेडियस कम कम होते जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होते जाएगा। सो इन ग्रुप 16, 17, 18 एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे नीचे जाओगे तो इंक्रीज होते जाएगा क्योंकि इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्वांटम शेल्स। ठीक है, याद रखना एटॉमिक और आयोनिक रेडियस इंक्रीज होते जाएगा, नीचे नीचे आप जाओगे। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, जैसे मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, इसके वजह से एटॉमिक और आयोनिक रेडियस कम होते जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ते जाएगा। कॉमन सेंस इस्तेमाल करना वहां पे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजेंस के पास सबसे कम एटॉमिक रेडियस होता है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको लर्न करनी है। वैसे सिंपल है, आपको जनरल लर्न हो गया तो बस आपको एक एक बढ़ाते जाना है। जैसे देखो यहाँ पे 2s था तो यहाँ पे 3s आ गया, यहाँ पे 3d आ गया। ठीक है, तो ये वाले आपको बस लर्न करते जाने हैं, आपको इस पे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे। These are all the things that you have to learn on your own. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, ये वाले जो हमने लिखे हैं ये वाले ध्यान में रखना, ज़ेनॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन वाले। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझता नहीं है व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन मतलब कि लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लूज करना इलेक्ट्रॉन्स, और एंथैल्पी का अर्थ होता है एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते समय जो एनर्जी हमको लग रही है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। द ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स, इनके पास हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और इंक्रीज होती है क्योंकि इंक्रीज होते जाता है उनका एटॉमिक साइज। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन, अक्रॉस द मतलब लेफ्ट टू राइट की बात चल रही है। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होते जाती है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होते जाता है। और ग्रुप 16वां का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, ये लो होता है एज कंपेयर टू 15 का, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख के दिया है, हाउएवर ग्रुप 16 जो होता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 15। दिस इज द एक्सेप्शन, सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब स्टूडेंट्स जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो कि नेक्स्ट टू फ्लोराइड होता है अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट। फ्लोरीन तो रहता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन रहेगा क्योंकि वो सबसे पास में होगा। Halogens have a very high electronegativity. Fluorine is the most electronegativity, जैसे मैंने बोला। तो फ्लोरीन जो होगा वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 17वें ग्रुप में, और 16वें ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो ऑक्सीजन होगा क्योंकि वो फ्लोरीन के बाजू में है। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा EG से दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करते समय
जो एनर्जी आवश्यकता लगती है, जो एनर्जी लगती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन 16वें 17वें और ग्रुप में ही हम बात चल रही है, क्योंकि 18वां ग्रुप तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। So in group 16-17 electron gain enthalpy becomes less negative down the group. Down the group हम जाएंगे तो less negative होते जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं, ऑक्सीजन ये लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है देन सल्फर ड्यू टू इट्स एटॉमिक साइज। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला ना पूरा थ्योरी का चैप्टर है, टाइम पास एकदम, बस सुनना है आपको, समझना है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एट द सेम वे स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको भैया की मेहनत दिख रही है, और अगर मेरा कुछ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर यार सपोर्ट करते रहो। हम बहुत ही जल्द 65,000 सब्सक्राइबर्स में भी हिट कर लेंगे। जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तो 55,000 है, बट हाँ जिस प्रकार से ग्रोथ देख रहा हूँ तो 65 तक हो सके तो आप सब्सक्राइब कर देना। ग्रुप 17 फ्लोरीन, ये लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है देन दैट ऑफ क्लोरीन। दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा फ्लोरीन, लेकिन लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये फ्लोरीन की होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। मतलब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा होगी। 18वें ग्रुप हैव नो टेंडेंसी, उनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए। इसके वजह से वो लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके पास होती है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ग्रुप 16 पे पहले हम जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डीकंपोजिशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नहीं है, फलाना ठिकाना, सभी चीजें। सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम कैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन ये गैस है, बाकी के एलिमेंट्स सभी के सभी सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। ध्यान में रखना, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीजन और सल्फर ये नॉन मेटल है। सेलेनियम, टेलुरियम ये मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मतलब एलिमेंट्स which shows both the properties as well as metal as well as non metal। पोलोनियम ये मेटल है। ठीक है, एक मात्र मेटल है, दो नॉन मेटल है और दो मेटलॉइड्स है। पोलोनियम का रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ कितना होगा? 13.8 डेज। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएगा, मतलब डाउन द ग्रुप। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का अर्थ ये होता है कि एक मेन होता है कंस्टिट्यूएंट, उससे बहुत सारे प्रकार बनते हैं, उसको कहते हैं अब एलोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड है, फुलरीन है, ग्रेफाइट है, कोक है वगैरह वगैरह, कोल है, तो उसी प्रकार से इनके होते हैं। यहाँ पे कुछ एलोट्रॉपी के बारे में बता दे रहा हूं। एलोट्रॉपी मतलब द एबिलिटी दैट सर्टेन सब्सटेंस हैव टू एग्जिस्ट इन वन और मोर फिजिकल फॉर्म आर नोन एज एलोट्रॉपी। मतलब एक आधा सब्सटेंस की जो एबिलिटी होती है, जो कि एक होने के बावजूद भी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकता है, बनता एक ही से है लेकिन अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही बाप के दो बच्चे हैं लेकिन एक नालायक है एक लायक है, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग है लेकिन निकला एक ही की तरफ से, उसको बोलते हैं हम एलोट्रॉपी। तो उस बाप के दो बच्चे हो गए तो वो जो दो बच्चे हैं वो एलोट्रॉप्स हो गए, एक नालायक निकला एक लायक निकला, एमॉर्फस नॉन एमॉर्फस। ठीक है, वैसे टाइप के, मतलब क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन हम बोलते हैं वैसे वाले। सो कार्बन आर डायमंड, कार्बन के होंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन वगैरह। फिर हम आएंगे ग्रुप 17 पे, हेलोजन फैमिली पे। फ्लोरीन, क्लोरीन ये गैसेस होंगे, ग्रासेस नहीं गैसेस। ब्रोमीन विल बी इन द लिक्विड स्टेट whereas आयोडीन विल बी एट द सॉलिड स्टेट इन द रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन ये येलो होगा, क्लोरीन ये ग्रीनिश येलो होगा, ब्रोमीन ये रेड होगा, आयोडीन ये वॉयलेट कलर का होगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ। ब्रोमीन और आयोडीन ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे वाटर में। स्पेरिंगली सोल्यूबल का अर्थ होता है कि थोड़ा थोड़ा जो होगा वो सोल्यूबल होगा, बाकी का नहीं। आर सोल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हो जाएंगे। सच अ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब कि क्लोरीन का जो फॉर्म्स होते हैं, आर कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, हाइड्रोकार्बन CnH2n वाले जो होते हैं पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन पूरे हैं, अल्केन अल्किन अल्काइन सब, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 सभी चीजें, which give colored solution।
फिर उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी याद रखना, मॉलिक्यूल्स के क्लोरीन क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन होगा, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन होगा, फिर आयोडीन आयोडीन होगा, ClBrFi। ठीक है, ओके। क्लोरोफॉर्म्स ध्यान में रख लेना, ये यहाँ पे लिख के दिए हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म CH, Cl3, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिया है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ना वो बेशुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्राइम पेट्रोल वाले CCl4। नोबल गैसेस पे आएंगे, 18वें ग्रुप के नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक का अर्थ ये होता है कि जो बस सिंगल रहेंगे, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे देखो O2 कैसा हो गया, डाई एटॉमिक। ठीक है, O3 कैसा हो गया, ट्राई एटॉमिक। फिर कोई अगर ज्यादा होगा तो पॉली एटॉमिक हो जाएगा, मतलब ज्यादा है। लेकिन अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं तो नियॉन ही नियॉन होगा, N2 नहीं लिख सकता हूं, बस नियॉन ही लिखूंगा मैं। तो इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मीन्स सिंगल। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे पानी में, पानी में डाल के देखा था इसको। नोबल गैसेस के पास वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लो होंगे, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है तो क्या ही करेगा। हीलियम के पास सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन पे, वो ये होता है। एंड ऑल्सो एंड ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, जितने भी दुनिया में नोन सब्सटेंस है, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा 4.2 केल्विन वाला अपना क्या बोलते हैं, विच इज हीलियम। एनोमोलस बिहेवियर, एनोमोलस बिहेवियर मतलब विचित्र। ठीक है, मतलब कोई इंसान होता है, देखो, ठीक है, जो विचित्र बिहेव करता है ना, एकदम विचित्र से कभी कभी बिहेव कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, समझो अभी समझो मैंने कुछ चीज किया, समझो एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी समझो मैंने कुछ थंबनेल इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैंने कुछ थंबनेल इस्तेमाल किया है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वो थंबनेल मेरे लिए वर्क किया। लेकिन अभी कोई विचित्र लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, उसी थंबनेल को यूज कर लेंगे, और उसी थंबनेल से यूज होने के बाद उनको भी कुछ सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन मिल जाएगा, तो वो विचित्र लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे विचित्र लोगों से थोड़ा सा दूर रहते जाओ। वो आपके लिए अभी भले ही आपको कुछ समय के लिए वैल्यूएबल लगेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि अरे हम ये तो नमूना निकला। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डैट ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, किसी को मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ भाई, नाद करा पण आमचा कुठं। पहली बात तो ये है भैया, किसी के नादी लगते नहीं खुद से, और नादी लगे तो फिर छोड़ते नहीं है। ठीक है, खा जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि ये SBWB गैंग है भाई। ठीक है, ये गैंग मेरे साथ 10वीं से है, मैं पिछले वीडियो में भी बोला, फालतू में दिमाग को तान देने का ही नहीं, बात खत्म। मैं मेरा काम कर रहा, तू तेरा काम कर, कर्म करते जाओ। हाँ, अगर तुम ईर्ष्या करोगे, इसका उसका देख के कुछ चीजें करोगे, इस पे उस पे उंगली उठाओगे, ध्यान से समझना, किसी पे अगर हम उंगली उठाते हैं, एक उंगली अगर हम इंडेक्स फिंगर उठाते हैं, तो बाकी के फिंगर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो भाई समझदार को इशारा काफी है, समझ जाओ भाई। ठीक है, नहीं तो अवगढ़ खेल हो जाएगा भला क्या। हाँ। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक वाइल अदर आर डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो होंगे ये पैरामैग्नेटिक होंगे, वाइल अदर जो होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे। स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में बताना है व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। डेफिनेशंस, प्योर डेफिनेशन, मतलब अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आया डिफाइन पैरामैग्नेटिक एंड डिफाइन डायमैग्नेटिक, तो आप कैसे उसकी डेफिनेशन लिखोगे, जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। जो बच्चे अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, सल्यूट है आपको, इतना पेशेंस के साथ आप वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। जरूर नीचे कमेंट्स में बताना व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज मीन बाय डायमैग्नेटिक। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन शो -2 -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल अदर एलिमेंट शो, बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। OS देखो मैंने ना रिडॉक्स रिएक्शन पे 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में लेक्चर लेता हूं मैं, आप है ना देखो, ये वन शॉट सीरीज है। अभी लोगों को क्या लगता है कि भाई ये वन शॉट सीरीज चल रही है तो इसमें कुछ चीजें टॉपिक स्किप हो जाएंगे। देखो वन शॉट सीरीज में टॉपिक स्किप होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देखो मेरे को बोलो स्टूडेंट्स 4 घंटे का अगर ये टॉपिक मेरे को पढ़ाना है, इसको मैं अगर निचोड़ के 1 घंटे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, तो जाहिर सी बात है कुछ टॉपिक्स निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान से समझना, वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि वैल्यूएबल नहीं थे एज कंपेयर टू जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरे 11 के लेक्चर्स देखोगे स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग इतना डिटेल में पढ़ाया, मैं लिख के देता हूं। आज तक पूरे केमिस्ट्री में, पूरे 11 स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री निकाल के देखना, इतने डिटेल में लेक्चर्स नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, आप जरूर एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एट द सेम वे केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन वाले
चैप्टर्स मेरे टीच करे वाले देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सीईटी के टाइम पे बहुत धमाका करने वाला हूँ, टेंशन लो मत आप, तब तो मैं फ्री रहूंगा, 10th स्टैंडर्ड का भी तान नहीं रहेगा तब तक, क्योंकि मेरे को दो चैनल संभालने होते हैं, ठीक है, एक चैनल संभालना नहीं है, तो वैसे बात है। चलो इधर उधर की बातें कम करते हैं अभी। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाइल हाइड्राइड्स ऑफ बाकी के मेंबर जो होंगे 16वें ग्रुप के, वो सभी के सभी गैसेस होंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। कॉमन कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या है? एटॉमिक साइज उसकी स्मॉल है बाकी सभी से, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बाकी सब अच्छे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सभी के पास इनर डी ऑर्बिटल है, सभी के पास इनर डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास इनर डी ऑर्बिटल नहीं। क्लोरीन का भी एनोमोलस बिहेवियर देख लेते हैं। क्लोरीन ये फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 17 का, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसके होंगे अलग अलग, स्मॉल एटॉमिक साइज होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सेम एब्सेंस होगा डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, और लो एफएफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डिसोसिएशन का अर्थ ये होता है कि मिक्स हो जाना, मिसिबल हो जाना, क्या बोलते हैं हम, डिसोसिएट हो जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ आपको पसारा है जो आपको लर्न करना है, ये सीईटी के लिए काम क्या आएगा, वैसे बोर्ड्स के लिए इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, नॉट फॉर बोर्ड्स, ठीक है, नॉट फॉर बोर्ड्स, तो बोर्ड्स के लिए नहीं है, तो इसीलिए इसका बस आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये वाले जो होंगे ये वाले आप जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स सेम यहाँ पे है, आपको बस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये लर्न करना है फॉर द सीईटी, नॉट फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछते हैं, बोर्ड थ्योरी है ना भाई, ये थोड़ी पूछेंगे कितना है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी नहीं पूछता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स पे हम जाएंगे, जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल का अर्थ आपको पता है व्हाट डज मीन बाय नोबल? नोबल मतलब कि जिनको सभी जन देख के क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में अगर हम देखें तो पहले देखो सचिन तेंदुलकर जी थे, फिर उसके बाद धोनी आए, फिर उसके बाद अभी विराट कोहली है, फिर रोहित शर्मा है, अभी आने वाले फ्यूचर में और सारे प्लेयर्स आएंगे, नए नए प्लेयर्स, तो वो नोबल प्लेयर्स है, मतलब सभी बाकी के प्लेयर्स उनको अपना आइडल मानते हैं, उसको हम बोलते हैं नोबल। तो बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो नोबल गैसेस को देख के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने का सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। एलोट्रोपी पे बात करेंगे। ग्रुप 16वें एलिमेंट सभी के सभी एलोट्रोप्स मौजूद है। ऑक्सीजन के पास 2 एलोट्रोप्स है, ऑक्सीजन है O2, डाई ऑक्सीजन हम बोलते हैं, जाहिर सी बात है हम बोलते बोलते उसको ऑक्सीजन कह देते हैं, लेकिन वो डाई ऑक्सीजन होता है O2, और ओजोन होता है O3, ठीक है। ओजोन पे देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन बहुत बार आता है, सीईटी में बहुत बार आता है, तो फॉर्मल चार्ज मैंने रिडॉक्स नहीं हाँ वो चैप्टर में पढ़ाया है 11 चैप्टर के, तो आप जरूर जाके देख लेना। सल्फर एग्जिस्ट करता है नंबर ऑफ एलोट्रोप्स, जैसे रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, याद रखने का। अभी देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है सिंपल ऑक्साइड्स के, तो सिंपल ऑक्साइड्स ये 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इनके एग्जांपल्स। सबसे पहले होंगे स्टूडेंट्स एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, सबसे पहले होंगे एसिडिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स एसिडिक ऑक्साइड पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से समझना। देखो आपको पता होगा एक शाहजहां मालूम है, ठीक है, जिन्होंने ताजमहल बनाया था, यस, या बनवा के लिया था, तो समझो ये ताजमहल है, ठीक है, ये ताजमहल है, याद रखना, दिस इज द ताजमहल। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, ताजमहल ये पूरा के पूरा व्हाइट मार्बल से बना है, ठीक है, ताजमहल इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है ऊपर आसमान तो होंगे ही, ठीक है। अभी उसी के बाजू में क्या था स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैं पीछे बना रहा हूं, उसी के बाजू में स्टूडेंट्स एक फैक्ट्री थी, ठीक है, उसी के बाजू में क्या थी स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में स्टूडेंट्स मेटल का काम चलता था, मेटल मालूम है, मेटल बनाने का काम चलता था, और उसी फैक्ट्री में चिमनी निकलती थी बाहर। चिमनी मतलब वो उड़ने वाली चिमनी नहीं, ठीक है, ये चिमनी नहीं, तुझी चिमनी उडाली फुर 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 माझा पोपट बेसटला, वैसा वाला नहीं। तो चिमनी मतलब जो बाहर से स्मोक बाहर जाता है, तो वो जो चिमनी थी ना, उसमें से मालूम है कौन सा गैस बाहर जाता था, उसमें से सल्फर गैस बाहर जाता। कौन सा गैस, याद रखना, उस फैक्ट्री में से बाहर सल्फर जाता था। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हवा में ऑक्सीजन रहता था, अभी सल्फर है और ऑक्सीजन है। वैसे एक चीज ध्यान में रखना, सल्फर इज द नॉन मेटल,
Whenever non-metal will react with oxygen, it will form acidic combination. कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? एसिडिक कॉम्बिनेशन बनेगा. सल्फर जैसे ही बाहर निकला, ऑक्सीजन ने वो पूरा की पूरा एक्वायर किया, कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन जो था वो SO2 हो गया अभी, क्योंकि सल्फर हवा में है, ऑक्सीजन हवा में तो रहता ही है, दोनों मिल गए. वो किसने गेन किया? क्लाउड्स ने गेन किया. जैसे ही क्लाउड्स ने गेन किया स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड, और बारिश का सीजन था, बारिश गिरा, तो वहां पे हुआ स्टूडेंट्स एसिड रेन. इसको हम बोलते हैं एसिड रेन. तो एसिड रेन होने के बाद मालूम है ऐसे ना पीले 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 स्पॉट्स हो गए. वैसे यहाँ पे मैं नीले नीले बना रहा हूं, लेकिन पीले पीले स्पॉट्स हो गए अपने ताजमहल पे. और स्टूडेंट्स रातों रात फिर साइंटिस्ट लोगों को बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, चेक करो. तब उनको समझ में आया कि इस फैक्ट्री से सल्फर गैस निकलती थी, ऑक्सीजन के साथ मिलता था, सल्फर डाइऑक्साइड बनता था. क्लाउड्स ने इसको वेपराइजेशन कंडेंसेशन प्रोसेस से एक्वायर किया, बारिश गिरी, एसिड रेन हुआ, और वो व्हाइट मार्बल खराब होने लगा. और एट द वे स्टूडेंट्स फिर रातों रात उस फैक्ट्री को वहां से हटा दिया गया, और आज के समय पे ताजमहल पे कोई भी एसिड रेन नहीं होता है. तो इसको हम बोलते हैं विच इज एसिडिक ऑक्साइड्स. समझ में आया? देखो यहाँ पे मैंने एसिडिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स दिए. मैंने मतलब टेक्स्ट बुक वालों ने SO2, SO3, CO2, N2O5, Cl2O7 वगैरह वगैरह. बेसिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O, फिर BaO वगैरह वगैरह. एम्फोटेरिक में ध्यान में रखना Al2O3 होता है. ठीक है, Al2O3 ये एम्फोटेरिक होता है, याद रखने का. वैसे हाइड्रोनियम आयन भी होता है, H3O+ आयन भी एम्फोटेरिक होता है. न्यूट्रल ऑक्साइड, द ऑक्साइड्स विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हार्मफुल है. तो देखो ना आप स्टूडेंट्स, इमेजिन करो CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है. लेकिन CO2 हो गया तो ये यूजफुल गैस हो गई प्लांट्स के लिए. हमारे लिए भी जाहिर सी बात है, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट जो होते हैं उसको लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो सोचो ना आप, मतलब अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन इधर उधर हो गया ना, आदमी गया है. ठीक है, ओजोन के यहाँ पे हाँ आ गया भाई फॉर्मल चार्ज. देखो फॉर्मल चार्ज का अभी बात छीट ही गया है तो मैं बता देता हूँ. देखो सपोज फॉर एग्जांपल ये फॉर्मल चार्ज का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. ठीक है, ओके. अभी स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि भाई इनके फॉर्मल चार्ज ढूंढो. देखो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है. ठीक है, अभी बोला गया क्वेश्चन, आपको सीईटी में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल चार्ज ढूंढो. फर्स्ट वाले का ढूंढो, सेकंड वाले का ढूंढो, थर्ड वाले का. देखो फॉर्मूला याद रखना. फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लाइंस माइनस नंबर ऑफ डॉट्स. ये अपन ने घर पे बनाया वाला फॉर्मूला है. ठीक है, मेरा वाला फॉर्मूला है, अक्खे महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा आपको. अभी देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2,6 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए. 8 नंबर पे आता है ना, तो लास्ट शेल के गिनने के 6. पहले वाला देखो, पहले वाला गिन रहा हूं 6 माइनस 6 पे कोई डॉट है स्टूडेंट्स? ऊपर 2 डॉट्स है. नंबर ऑफ लाइंस है, सॉरी, माइनस नंबर ऑफ लाइंस. तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी देखो पहले वाले ऑक्सीजन के पास? ये 1 है और ये 1 है, 2 और ये 1, 3, मतलब -3. डॉट्स कितने देखो उसके टकले पे? 2, तो -2. तो कितना हो गया? 6 - 5 कितना हो गया? फॉर्मल चार्ज +1. मतलब फर्स्ट वाले के पास +1 है. सेकंड वाले का ढूंढो, सेकंड वाले का ढूंढो. वापस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं सेकंड वाले के पास? 1 है और 2 ही है. यहां से कनेक्शन नहीं ना, तो 2 ही है, तो 2. और नंबर ऑफ लाइंस कितने? 1 2. डॉट्स कितने? 1 2 3 4, -4, मतलब 6 - 6 कितना हो गया? 0. मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज हो गया 0. इसका मेरे को ढूंढ के बताओ. ठीक है, इसका मेरे को ढूंढ के बताओ. ठीक है, देखो थर्ड वाले का ढूंढ के बताओ. एक ही लाइन है और 6 जो है वो क्या है? डॉट से. बोलो फिर आंसर कितना हुआ? शाबाश, -1. ठीक है, तो ये ओजोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. ओजोन 128 पिकोमीटर 117 डिग्री वाले. ओजोन इज यूज्ड इन एयर प्यूरिफिकेशन, क्राउडेड प्लेसेस, सिनेमा हॉल्स, टनल्स, रेलवेज वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं. ये ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स, बैक्टीरिया, आइवोरी जो मूर्तियां बिरतियां रहते हैं वो अलग अलग जगह के मूर्ति की बात चल रही है. ऑयल्स, स्टार्च, वैक्स वगैरह वगैरह सभी चीजें, तो ये वाले होते हैं उनके पूरे के पूरे फॉर्मेशन. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी के सभी रिएक्शंस है. अभी देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ये रिएक्शंस आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, मैं कितना भी इस पे ज्ञान दे दूं.
ठीक है, मैं बस आपको समझा सकता हूं ये रिएक्शंस। लेकिन देखो एक चीज ध्यान में रखना, क्या सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए काम करेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। देखो सबसे मेन रिएक्शन जो है वो है कांटेक्ट रिएक्शन, कांटेक्ट प्रोसेस हम जिसको कहते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कांटेक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपको लर्न करनी है। देखो ये अगले पेज पे ये पूरी रिएक्शन है, कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये वाला आपको लर्न करके रखना है। और डीकॉन्स प्रोसेस होती है, ठीक है, और एक डीकॉन्स प्रोसेस होती है जिसको हम पूरे इसमें कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री में याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले जो रिएक्शंस है ना स्टूडेंट्स, ये प्लीज आप कर लेना। ठीक है, तो ये पेज जो है ना, कौन सा पेज, देखो ध्यान से सुनना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाना और उसके बाद हमारा क्लोरीन बनाना। ठीक है, जो देखो यहाँ पे क्लोरीन का मैं इंफॉर्मेशन लिख के देता हूं। क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्किली, जर्मन स्वीडिश है, केमिस्ट्री का केमिस्ट थे वो 1774 में, जिन्होंने एक्शन किया था HClO पे, मैग्नीज ऑक्साइड पे। और 1810 में डेवी नाम के थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था एलिमेंट्री नेचर एंड सजेस्टेड क्लोरीन का नेम। क्लोरीन का नेम ये ग्रीक वर्ड से आया है क्लोरस। क्लोरस मतलब कि ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है, तो ये उसकी रिएक्शन है स्टूडेंट्स। देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये रिएक्शंस प्लीज आप 2-2 बार 5-5 बार लिख के निकालो, तभी आपसे होगा। बाकी के यूजेस वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको प्लीज लर्न कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने बोला डीकॉन्स प्रोसेस, ये यहाँ पे क्लोरीन बनाने के लिए। ये डीकॉन्स प्रोसेस क्या होता है वो बता देता हूं मैं। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखो HCl को O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करना है, HCl को कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट है वो फास्ट रिएक्शन करने के लिए, पिछले चैप्टर में देखा था हमने। एट 273 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, इंडस्ट्री में बनता है बेसिकली। तो हमको 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 2 पानी के बाय प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये आता है 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। सो डीकॉन्स प्रोसेस, क्लोरीन की इंफॉर्मेशन और हमारे कांटेक्ट प्रोसेस, ये प्लीज आप खुद से कर लेना, लर्न कर लेना। देखो पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट द थिंग इज दैट कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो भी रिएक्शन के मैंने नाम दिए हैं, वो रिएक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 टाइम्स लिख के निकालने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आता है, मतलब आता है पेपर में। वैसे इनऑर्गेनिक के 2 से 3 ही चैप्टर्स होते हैं, बट ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन के पार्ट्स में पूरे के पूरे आप पे छोड़ दे रहा हूं। हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं भी किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट क्लोरीन का मैन्युफैक्चर और सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर 2 तो भी करके जाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये वाला स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स, वैसे ये मेरे ऑफलाइन के क्लासेस के बच्चों ने पूरा लर्न करके दे दिया है मेरे को, तो आप भी इन स्ट्रक्चर्स को पूरे के पूरे डिटेल में लर्न कर लेना। अभी हम जो टॉपिक पे जाने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट विल बी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अभी इंटर हैलोजन मतलब बहुत एकदम सिंपल सा चिंदी सा टॉपिक है। देखो इंटर मतलब कि अंदर, हैलोजन मतलब कि आप सभी को पता है, जो हमने 17वें ग्रुप्स के अभी पूरे के पूरे डिस्कशन किए। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनका अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, तो जब हैलोजन ही हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। समझ में आया कि इंटर हैलोजन मतलब क्या? व्हेन क्लोरीन और फ्लोरीन मिल गया, या फिर ब्रोमीन और फ्लोरीन मिल गया, या फिर ब्रोमीन और क्लोरीन मिल गया, मतलब 2 हैलोजन्स जब एक दूसरे के साथ ही कंबाइन होंगे, एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएंगे, उसको हम कहते हैं विच इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मींस व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस विद ईच अदर। मॉलिक्यूल मींस व्हेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंस विद ईच अदर, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे, बट टॉपिक आया था इसलिए बोल दिया। अभी स्टूडेंट जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं XX डैश होता है। ज्यादा कुछ दिमाग में लाने का नहीं, पढ़ाई की बातें चल रही है। जैसे देखो क्लोरीन 1 और X डैश मतलब दूसरा। ठीक है, अगर वो XX होता तो सेम ही होते, क्लोरीन ही होते, लेकिन X
और फिर X डैश, तो क्लोरीन और फ्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन और फ्लोरीन हो गया, फिर आयोडीन और क्लोरीन हो गया, और फिर IBR हो गया, आयोडीन और ब्रोमाइन। फिर सेम X-3, ठीक है, ClF3, BrF3 और IF3। देखो X वही है, क्लोरीन है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, अलग है, और X-3 मतलब जो 3 फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर X-5, तो इसके एग्जाम्पल ClF5, फिर BrF5 और फिर IF5। अभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, X-7 के बस एक ही होगा, वो होगा IF7, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। अभी स्टूडेंट्स कभी भी ध्यान में रखना, ध्यान से सुनना, ये हमेशा ध्यान से समझना, हमेशा जब भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे, उनके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर के फॉर्म में होंगे। इवन नंबर का फॉर्म समझता है, जैसे देखो ये 1 है और ये 7 है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। ये कितने हो गए, ये 5 है और ये 1 है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। 3 है और ये तो 4 और ये 2, मतलब कि ये 1 और ये 1 2, ये 1 और ये 1 2, ये 1 और ये 1 2, ये 1 और ये 1 2। अभी देखो यहाँ पे, देखो इस वाले एग्जाम्पल पे 3 है और ये 1 4, 3 है और ये 1 4। यहाँ पे देखो 5 है और 1 6, 5 है और 1 6, 5 है और 1 6, और 7 और 1 8। तो मतलब जो भी इनका कॉम्बिनेशन होगा वो इवन नंबर के फॉर्म में होगा। अभी स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बीच में, X और X-3 में। तो देखो ICl इज यूज्ड टू डिटरमाइन आयोडीन वैल्यू इन ऑयल्स। आयोडीन की वैल्यू ऑयल में कितनी है, कितना प्रतिशत आयोडीन होता है, तो वो हम ICl की मदद से निकाल सकते हैं। इधर हम देखें तो प्रिपरेशन हम कर सकते हैं पॉलीहलाइड्स का। फिर उसके बाद इट इज यूज एज एन कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टेटाइन। तो एस्टेटाइन के कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट X को, और ये एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिपरेशन किया जा सकता है पॉलीहलाइड्स का, एंड इट इज फॉर नॉन एक्वियस सॉल्वेंट बोल के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये लर्न कर लेना है बेसिकली आपको। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, मतलब कौन से स्टेट्स, मतलब देखो स्टेट्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के समय पे अगर रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया और मैंने ClF लिया तो वो कलरलेस होगा, BrF लिया तो पेल ब्राउन गैस होगा, BrL लिया तो बस गैस होगा, ICl लिया तो रूबी रेड सॉलिड होगा। ब्राउन रेड सॉलिड भी हो सकता है बीटा फॉर्म में, और अल्फा फॉर्म में रेड, रूबी रेड सॉलिड, IBR में ब्लैक सॉलिड। X-3 के कंपाउंड्स देखें तो ClF3 कलरलेस होगा, BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड होगा, IF3 येलो पाउडर होगा, ICl3 ऑरेंज सॉलिड डीमिराइजेस टू फॉर्म Cl2Cl6 बनता है, ये बनता है ऐसा यहाँ पे बोला है। IF5 कलरलेस, BrF5 कलरलेस, ClF5 कलरलेस, मतलब नीचे के सब X-5 और X-7 ये सभी के सभी कलरलेस है, बाकी के सभी ऊपर क्या होंगे, नॉन कलरलेस होंगे, मतलब कि उनके अलग अलग कलर्स होंगे, ठीक है। क्लोरीन मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना अपना ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है, खोलोरस बोलते हैं हम उसको। अभी डू यू नो ICl इन लिक्विड स्टेट अंडरगो ऑटोनाइजेशन। ऑटोनाइजेशन ये हमने कौन से चैप्टर में बोला था, बोलो, लाइक वाटर टू फॉर्म अ कैटायन एंड एनायन। देखो ICl 2 ICl लिया तो I प्लस लिया और प्लस ICl2 लिया, तो ये हमने कैटायन और एनायन बोल के हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखने की चीज है, CET के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, बाकी कुछ नहीं आता। इसका आएगा तो डायरेक्ट रिएक्शन आएगा और यूजेस आएंगे हेलोजेंस के, बताऊंगा मैं, लेकिन ये बताना मेरा काम है। थर्मल स्टेबिलिटी तो ClF का ज्यादा होगा, ICl का कम होगा उससे, IBR का उन दोनों से, BrCl का उन तीनों से, और BrF का उन चारों से। यहाँ पे हमको नहीं दिया है। हाइड्रोलिसिस ऑक्सा एसिड्स के, जो अपन ने ऑक्सा एसिड्स देखे थे यहाँ पे, ठीक है, ये वाले ऑक्सा एसिड्स है, ठीक है, ये वाले जो पूरे रिएक्शंस थे मैंने बोला था ऑक्सा एसिड्स, ऑक्सीजन है ना उसमें और एसिड है तो उसको बोलते हैं ऑक्सा एसिड्स, तो वो वाले आपको पूरे के पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बोला ये वाले जो होंगे ना, मतलब ये वाले बहुत रेयरली आपको पूछे जाएंगे बोर्ड्स में, ठीक है, बोर्ड्स में बहुत रेयरली पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये CET में। मतलब आप देखो ना जुल्फों से, ठीक है, तो वैसा वाला सीन है।
बहुत रेयरली आपको पूछा जाएगा स्टूडेंट्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन, क्योंकि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्या ही पूछेंगे ये, ठीक है, ये वाले थोड़ी ना पूछेंगे कि बोलो भाई क्या क्या चीज है। हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाले पूछेंगे आपको, ठीक है, सीईटी में ये वाले पूछेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन, तो आयोडीन मोनोक्लोराइड का लीनियर, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का बेंट टी शेप, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का बेंट टी शेप, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का स्क्वायर पिरामिडल, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड का स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न एंड बाकी का क्या ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, +7 में 0, +5 में 1, 2 और यहाँ पे 3, सिंपल सा है, ठीक है। मतलब देखो x डैश में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, x डैश 3 में 2 होंगे, x डैश 5 में 1 होगा और x डैश 7 में 0 होंगे, उल्टा जाने का, ठीक है। नाउ यहां पे देखो क्या क्या दिया है, जो रिएक्शंस एंड थ्योरी पार्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको सीईटी के लिए लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बोर्ड्स के हिसाब से वन शॉट वीडियो है और सीईटी के भी कुछ टॉपिक इसमें कवर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हाँ सीईटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस मोस्टली ऑन, तो टेक्स्ट बुक रीड करना। अभी देखो कुछ रिएक्शंस में बताऊंगा स्टूडेंट्स, पेज भर के रिएक्शंस है। Xenon fluorides are generally prepared by direct reactions of xenon and fluoride in different ratios at conditions such as temperature, electric discharge और photo reaction। मतलब कि टेम्परेचर के मदद से हम xenon fluoride का रिएक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के मदद से कर सकते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन के मदद से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखो xenon को फ्लोरीन के साथ मिक्स किया, xenon फ्लोराइड हो गया, इसका रेशियो 1:1 है समझो, इसका रेशियो 1:5 था तो xenon टेट्राफ्लोराइड हो गया, xenon वापस टेट्राफ्लोराइड। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ये वाला जो था ये वाला सिंपल टेम्परेचर के बेसिस पे हमने किया था, ठीक है, ये हमने सिंपल टेम्परेचर के बेसिस पे किया था। तो टेम्परेचर के बेसिस पे ये 2 रिएक्शंस है, मतलब जहां पे भी टेम्परेचर आपको दिखता है वो टेम्परेचर के बेसिस पे है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको दिखता है तो ध्यान से समझना उधर से इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया है उनके अंदर से, तब जाके वो रिएक्शन हुआ है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन XeF2 के, तो 2XeF2 + 2H2O गिव्स आउट 4HF2 xenon। देखो xenon मिल गया प्लस ऑक्सीजन भी मिल गया, HF मॉलिक्यूल, 3 चीजें मिल गए। phosphorus पेंटाफ्लोराइड, XeF2 फॉर्म्स adducts ऑन रिएक्शन विथ F5। तो देखो यहाँ पे पूरे के पूरे चीजें आते हैं, तो XeF2 PF5, देखो यहाँ पे XeF2 बन गया। अभी XeF2 किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या मिलता है, तो दोनों चीजों के साथ ही रिएक्शन करता है, एक पानी के साथ करता है, एक PF5 के साथ करता है, ठीक है। सीईटी में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे क्या कर देना, उसके मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, वो बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कॉम्बिनेशन होगा, बट वो भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। जब भी डॉट आता है कोई भी रिएक्शन में तो ध्यान में रखना, जैसे हम लिखते हैं ना Al2O3.XH2O, तो ये जो डॉट जो है, डॉट मींस उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है, पानी के अंश है उसके अंदर उतरे, तो इसके अंदर इतने अंश है अगर हमने इनको मिलाया तो, ठीक है, बहुत खिचड़ी होगी ना। हाँ, फिर यहाँ पे भी रिएक्शंस है, प्रिपरेशन ऑफ xenon ट्राई ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो ऑक्सीफ्लोराइड्स देखो ये वाले हैं, याद रखने का ये, ठीक है, कौन से, जैसे अपन ने वहां पे ऑक्सा एसिड्स बनाए थे सल्फर वाले, पूरे के पूरे ऑक्सीजन थे उधर, तो देखो इसमें भी सब में ऑक्सीजन है, तो XeOF2, XeOF2F2, फिर XeO3F2, फिर XeO2F4 है, टाइम पास रिएक्शंस है। तो उनके यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है, दिस आर द रिएक्शंस दैट यू हैव टू। देखो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है ये रिएक्शंस मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन 5 बार लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के और डीकेन्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह वगैरह वो तो करने ही पड़ते हैं भाई, ठीक है, उसके अलावा चारा नहीं है आपके पास, ऑप्शन नहीं है। अभी हम यूजेस पे आएंगे स्टूडेंट्स, सिंपल है। हेलियम कहाँ पे यूज होता है, अगर हमने मिक्सचर किया हेलियम और ऑक्सीजन का, तो ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, अस्थमा पेशेंट के लिए वो जो आता है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलियम और ऑक्सीजन की मदद से हम जो सी डाइवर्स होते हैं, मतलब पानी के अंदर जो मछलियां बिछले पकड़ते नहीं, वो सी डाइविंग करने को जाते हैं ना, स्कूबा डाइविंग, उनके बारे में बात चल रही है, उनको ऑक्सीजन मिलता है। बलून्स हम फील करते हैं, 85% हेलियम, 15% हाइड्रोजन, वो हवा में उड़ता है, देखो दिल वाला।
फिर उसके बाद हेलियम इज यूज इन प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमोस्फियर, वेल्डिंग पर्पस के लिए। लिक्विड हेलियम, लो टेम्परेचर फॉर रिसर्च, लेजर्स बनाने के लिए काम में आता है। यूज इन प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स ऑफ फ्यूल्ड रॉकेट्स। यूज इन शेल्डिंग गैस, आर्क, विंटर आर्क नहीं, नमूनो आर्क वेल्डिंग। सुपरसोनिक विंड टनल्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई बोलते हैं ना अपन उसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो वो एमआरआई होता है। उसी प्रकार से नियॉन के हैं और आर्गॉन के हैं। So students, in this particular way, we have completed all the particular chapter. इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस टॉपिक के, मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना दिया है, ठीक है, तो वो जरूर जाके एक बार देख लेना। ये जो हैंड रिटन नोट्स होंगी जो हमने 1 घंटे में खत्म किया, 50 मिनट 1 घंटे में खत्म किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जाते जाते कल का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।